हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया पार्ट। इससे पहले हमने इस अध्याय के 3 पार्ट पढ़ लिए थे, चौथा पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखें, क्योंकि हम जो नियम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 2 नियम का अध्ययन किया था और आज की क्लास में हम तीसरा नियम और बहुत ही कंसेप्ट के ऊपर आधारित नियम है ये भी, और पार्ट चौथा रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। इस अध्याय में हम केवल और केवल बेसिक चीज़ों को जानेंगे। जब ये 4 नियम, एक और नियम है 5वां नियम, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना, केमिस्ट्री का बेस जहाँ से शुरू होता है, छोटी छोटी चीज़ें हम सब पढ़ेंगे। मैं बात करूँ तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम, या आप इसे गुणित अनुपात या दूसरा नाम इसका है बहुल अनुपात का नियम भी आप इसे कह सकते हो। तो क्या कहता है ये नियम, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो जैसा जैसा ये नियम बोल रहा है वैसे वैसे हम समझ रहे हैं। तो ये नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम अनुसार जब 2 तत्व, तो मैंने आपको तत्वों के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताई है, पार्ट फर्स्ट में जाके जरूर देखें। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व ए तथा बी, ये लीजिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से साथ साथ लैंग्वेज समझा रहा हूं आपको। एक तत्व है ए और दूसरा तत्व है बी। मान लिया जब 2 तत्व ए तथा बी संयोजित होने पर, अब मैंने ए को मान लिया H हाइड्रोजन और बी को मान लिया O ऑक्सीजन, ये 2 तत्व है। संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। हम जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके अलग अलग प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यानी यौगिक का निर्माण करते हैं। या ये नियम कहता है जब 2 तत्व, एक ए और बी, एग्जाम्पल ले रहा हूं इसीलिए समझा रहा हूं, संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाएंगे। अब मैं बात करूं ये संयोजित होकर किस प्रकार यौगिक बना सकते हैं ये वाले। तो यहाँ पे एक तो ये बना सकता है H2O तथा दूसरा यौगिक क्या बनेगा यहाँ पर H2O2। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा जल और ये हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये 2 यौगिक बना दिए, हम यहां तक पहुंचे हैं। एक से अधिक यौगिक, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, बनाते हैं। तो बी के भार जो, अब देखना भार, परमाणु भार निकालते हैं इनका। एक ले लेता हूं H अनुपात O और यहां भी ले लेता हूं H अनुपात O। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2, परमाणु भार 1, 1 इंटू 2, 2 अनुपात। ऑक्सीजन का परमाणु भार पिछले वीडियो में बताया था 8 यानी 16 होता है। इसका कितना होता है, 16, और इसका हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन जुड़े हुए कितने हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 32। अब बात करूं नियम की, ये हमारा ए और ये हमारा बी, और ये हमारा ए और ये हमारा बी। तो बी के भार जो एक के निश्चित भारों से संयोजित, ये जो बी है, ये जो बी है, ए निश्चित है, ए 2 है और ए 2 है, एक के निश्चित भारों से जो बी होता है संयोजित, ये वाला बी और ये वाला बी एक सरल अनुपात में होता है। एक किस में होता है, सरल अनुपात या पूर्ण गुणज या पूर्ण अनुपात, सॉरी, सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है, या आप लिख सकते हो सरल अनुपात होता है। यहीं पे ये नियम क्या हो जाता है, समाप्त। अब देखना कैसे, यहां ऑक्सीजन का अनुपात 16 और इसका 32, तो 1 अनुपात 2, यह पूर्णांक है या सरल अनुपात में होते हैं कि नहीं होते, 1 अनुपात 2। ये एक एग्जाम्पल ले लिया। इसी प्रकार मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक आपने ले लिया कार्बन, क्या ले लिया, कार्बन, और दूसरा आपने ले लिया ऑक्सीजन। वापस नियम पे जाते हैं। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व ए तथा बी, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। चलो इनकी बात करें, यौगिक बनाएगा एक तो CO बनाएगा और एक बनाएगा CO2। बात कर ली यहां तक। जो एक के निश्चित भारों से संयोजित होते हैं और इनका अनुपात कार्बन 6 यानी 12 परमाणु भार,
ऑक्सीजन 8 यानी 16 और 12 और 16 इंटू 2 यानी 32। ये कहना चाह रहा है जो बी के निश्चित भारों से बी के भार जो ए के निश्चित भारों से, ए का निश्चित भार यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी क्या है 12, ये जो बी संयोजित होगा एक सरल अनुपात में संयोजित होगा, यानी इनका अनुपात 16:32 यानी 1:2। ये क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक। तो यही क्या कहलाता है गुणित अनुपात का नियम या बहुल अनुपात का नियम। 3 नियम पढ़ लिए, बढ़ते हैं चौथे नियम की और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा नियम। ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आने वाला गैसीय आयतन नियम गैलुसेक ने दिया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियम हमारे दे रखा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है, 5 का व्युत्क्रम 1/5, x का व्युत्क्रम 1/x। तो इस नियम में जो थ्योरी लिखी हुई है उसी को मैं लेके आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा जिससे आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। इस नियम अनुसार, यह नियम क्या कहता है कि इस नियम अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेने हैं, 2 या 2 अधिक ले सकते हो। तो मैंने एक पदार्थ लिया A और दूसरा मैंने लिया B। क्या लिया B। तो A पदार्थ में मैंने लिया है हाइड्रोजन को और दूसरा पदार्थ मैंने लिया है ऑक्सीजन को। ध्यान देना, चूक गए तो वापस नहीं समझ में आएगा, फिर वीडियो बैक करके देखना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भारों जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ से, अब तीसरा पदार्थ में यहाँ पे जो लूंगा, मैंने मान लो कार्बन ले लिया तीसरा पदार्थ। यहाँ पे 2 अलग अलग पदार्थ हैं जो रासायनिक रूप से इन केमिस्ट्री जुड़ेंगे, ये दोनों इससे अलग अलग रूप से किसी तीसरे पदार्थ से समरूप भारों से क्रिया करते हैं। ये इससे क्रिया करेगा और ये इससे क्रिया करेगा, ये और ये समान भार वाले किसी अन्य से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इधर ध्यान देना, यहां पे बनेगा CH4। क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोजकता 4 होती है और यहां मैं मान लेता हूं यहां जो बना है CO2 बना है। क्या बना है CO2। तो अब इसमें क्या है कि वे परस्पर क्रिया करने वाले भार खुद ही होते हैं, यानी उनका अनुपात इन दोनों का अनुपात ही होगा जो निश्चित अनुपात से जुड़ेगा। कैसे, अब देखना, यहां अगर मैं देखूं कार्बन और हाइड्रोजन का, देखना क्या होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन कितना है 4, एक होता है लेकिन 4 जुड़े हुए हैं। यहां कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो जो ये जिससे निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, जिससे जुड़ते हैं और जुड़ने पर इन दोनों खुद का अनुपात आएगा, वो इन दोनों अनुपात के बराबर होगा। कैसे, यहां पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात लूं 4 और यहां पे लूं 32, ये अनुपात होगा जो इन अनुपात के बराबर होगा, 1:8। तो यहां चेक कीजिएगा 1:8 में है कि नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही तो ये नियम कहता है बच्चों। वापस समझा रहा हूं एक बार, इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थ ये ले लिए हमने। एक बार वापस इसी एग्जाम्पल को समझाऊंगा, मेरे को पता समझ में नहीं आया है। 2 पदार्थ ले लिया A और दूसरा ले लिया B। एक आपने ले लिया हाइड्रोजन, दूसरा ले लिया ऑक्सीजन। ये किसी तीसरे से रासायनिक संयोग द्वारा जुड़ते हैं, ये इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ा, तो यौगिक का निर्माण करेंगे। जाहिर सी बात है CH4 और यहाँ बनेगा CO2। तो यहाँ जो जुड़ते हैं इन परमाणुओं का अनुपात यानी 12:4 है और इनका 12:32 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा 1:8, वो ये अनुपात इन दोनों अनुपात के बराबर होता है। यही कहलाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब आगे बढ़ेंगे, गैसीय नियम गैलुसेक। तो अब हम समझ रहे हैं आखिरी नियम, फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मोल संकल्पना। तो ये नियम इंपॉर्टेंट भी है, इसे गैलुसेक ने दिया था, वैज्ञानिक का नाम था गैलुसेक।
और इसे गैलुसेक का नियम भी कहते हैं। और पूछा जाए गैसीय आयतन का नियम, गैसीय आयतन का नियम भी कहते हैं। और ये दिया गया था सन 1808 में। सन 1808 में गैलुसेक वैज्ञानिक द्वारा गैसों का आयतन के लिए गैसों का आयतन नियम दिया गया। इस नियम की क्या खास बात है, उदाहरण के माध्यम से हम इसको भी समझेंगे, पूरा कंसेप्ट से समझेंगे। ये नियम कह रहा है कि इस नियम अनुसार प्रयोग किए गए तथा उत्पन्न किए गए गैसों के आयतन जब ताप और दाब समान परिस्थितियां हो, टेम्परेचर और प्रेशर समान हो परिस्थितियां, तो मापे जाते हैं तो उनका जो अनुपात आता है एक सरल अनुपात आता है। और यह नियम किसके लिए लागू होता है, केवल और केवल गैसों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, गैसों के लिए लागू होता है। मैं समझा रहा हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, आप पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा आपके एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहां पे ये हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है। जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, वो भी गैसीय फॉर्म में। तो यहां ध्यान देना आप, मैं मानता हूं कि ये 1 इकाई आयतन है। क्या है, 1 इकाई आयतन। कितना लिया गया, 1 इकाई आयतन, यानी ऐसे मान लूं ये 1 इकाई आयतन, प्लस का प्लस है और ये भी कितना लिया गया, 1 इकाई आयतन। कितना लिया गया, 1 इकाई आयतन। और इसी प्रकार 1 इकाई और 1 इकाई आयतन बनेगा तो कितना हो गया टोटल, 2 इकाई आयतन। क्या हो जाएगा, 2 इकाई आयतन। तो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, मेन चीज है इनका अनुपात, एक सरल अनुपात होगा। इनका हो जाएगा 1, इनका हो जाएगा 1 और इनका क्या हो जाएगा 2। इनका अनुपात क्या रहेगा, सरल अनुपात। क्या रहेगा, सरल अनुपात। जैसे मैं यहां मान लूं 100 ml, सॉरी पहले मान लूं 1 ml और फिर ये भी कितना है 1 ml और टोटल कितना हो जाएगा 2 ml। 1 ml कितना हो गया 2 ml। जितना यहां यूज होता है उतना का उतना यहां यूज होगा और दोनों का योग इधर आएगा। यानी एक चीज यहां से निकल के आ रही है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर दिया जाए तो उनका अनुपात सरल होगा। जैसे इस अगली अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे, ये 100 ml है और ये भी 100 ml है, तो ये कितना हो जाएगा 200 ml। तो इनका अनुपात निकालो, 100 अनुपात 100 अनुपात 200, तो वापस क्या आएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 2। ध्यान देना यहाँ पे। तो इनका अनुपात क्या आ रहा है, सरल अनुपात। क्या होगा, इनका अनुपात भी सरल होगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें अगर समझे हम यहाँ पे, अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो आप क्या लोगे, 1 इकाई आयतन। 1 इकाई आयतन और यहां पे कितना लोगे, 1 इकाई आयतन। और यहां पे कितना हो जाएगा 2 इकाई आयतन। 2 इकाई आयतन। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी आधार पर, इस नियम के आधार पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2 प्लस Cl2 क्रिया करके 2HCl बना रहा है कि यदि 40 ml H2 तथा Cl2 से पूर्ण क्रिया करता है तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन तथा बने गए HCl का आवश्यक आयतन बताइए। यहां पे यह अभिक्रिया क्या कह रही है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है H2 प्लस Cl2, क्या बन रहा है आपके पास 2HCl। तो यहां पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि इसका गुणांक 1, इसका भी 1 और इसका अनुपात 2 इस अनुपात में होने चाहिए। अगर ये 40 है, यहाँ पे दे रखा है H2 क्या है 40, Cl2 से पूर्ण क्रिया करता है, 40 ml है जो 40 ml है जो Cl2 से क्रिया करता है, इसका 1 बराबर 40 तो 1 बराबर वापस क्या हो जाएगा 40 ml। टोटल 2 हो रहा है, यानी यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 80 ml। कितना आ जाएगा 80 ml। और इनका अनुपात भी एक सरल अनुपात होगा।
1:1:2, ये भी क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। क्या होगा, सरल अनुपात। यानी यहां से स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर संतुलित कर दी जाए तो उनकी मात्रा भी क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। यहां अगर आपको लेने को बोले 40, ध्यान देना, और यहां लेने को बोले 60, तो 20 अतिरिक्त है, 20 को नहीं लिया जाएगा। यहां 40 ले रहे हो तो यहां भी क्या लेना है, 40 लेना, और टोटल कितना प्राप्त होगा, 80 ही प्राप्त होगा। किसी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 60, 40 और आगे कितना प्राप्त होगा, तो एक 40 ले रहे हो तो दूसरा भी 40 लेना, और टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यह है गैसीय आयतन का नियम जो गैलुसेक ने 1808 यानी 1808 में दिया था। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना क्या होती है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है कि एक रिएक्शन है H2 + Cl2 और बन रहा है 2HCl। ये गैसीय फॉर्म में, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, गैसीय फॉर्म में है, ये भी गैसीय फॉर्म में और ये भी कौन सी फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में। प्रारंभ में 20 ml H2, यहाँ पे आपको दे रहा है कि 20 ml क्या था, H2 था, वो 30 ml क्लोरीन से क्रिया करता है, तो उससे बनने वाला HCl, ये बनने वाला HCl, Cl2 के अभिक्रियाशील भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। और जो क्लोरीन है कितना भाग अभिक्रिया में भाग ले रहा है, कितना आयतन भाग ले रहा है, बात करूं तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक रिएक्शन दे रखी है H2 + Cl2 दे रखा है, तो क्या बनेगा, 2HCl। क्या बनेगा, 2HCl। और ये कौन सी फॉर्म में है बच्चों, गैसीय फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में, और ये कौन सी फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में। अब ध्यान देना, अगर मैं इसका लूं इकाई आयतन यानी 1 ml लूं, ये भी कितना है, 1 ml, और यहाँ पे ये 2 है यानी 2 ml बनेगा टोटल। यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ पे मैं ले लूं 100 ml, तो यहाँ भी एक अनुपात है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 100 ml, टोटल कितना हो जाएगा, 200 ml। यानी इनका सरल अनुपात होगा 1:1:2। क्या होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रारंभ में 20 ml H2 कितना है, प्रारंभ में कितना दे रहा है, 20 ml, कितना दे रहा है, 20 ml, जो 30 ml Cl2 से, 30 ml Cl2 से, यहां गलती कर बैठोगे आप। आपको दे रखा है कि जो अभिक्रिया संतुलित है उसी के अनुसार उसकी मात्रा लेनी है। यहाँ एक अनुपात है तो 20 है, अगर यहाँ भी एक अनुपात है तो कितनी होनी चाहिए, 20। तो यहाँ 10 क्या है, अतिरिक्त है, 10 ml क्या है, अतिरिक्त है, यानी क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 ml, और टोटल कितना आ जाएगा, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 ml। कितना हो जाएगा, 40 ml, कितना हो जाएगा, 40 ml। तो इसका अनुपात कैसे निकालोगे, 20:40, 2:2:4, 1:1:2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो Cl2 का कितना भाग क्रियाशील में लिया गया, 30 आपको दे रखा है, लेकिन Cl2 का 20 ml भाग क्रिया में लिया गया, कहाँ लिया गया, क्रिया में लिया गया। और HCl का कितना भाग प्राप्त हुआ, 40 ml। HCl का कितना भाग प्राप्त हुआ आपको, 40 ml। तो इस प्रकार के आंकिक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं गैसीय आयतन के नियम के आधार पर। तो हमने इस पार्ट में 3 नियमों का अध्ययन किया था, बहुल नियम, व्युत्क्रम नियम और गैसीय आयतन का नियम। और आगे आने वाली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। अगर मैं यहाँ स्टार्ट करवा दूं तो वो पूरा नहीं होगा,
बहुत लंबी क्लास होगी उसके लिए, क्योंकि हमें कंसेप्ट को समझना है, केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझना है। तो इस पार्ट के हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। आगे आने वाला पार्ट है मोल संकल्पना, और उसके ऊपर हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। रटना बिल्कुल नहीं है, चीजों को समझना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे वाले पार्ट जरूर देखें, जिससे आपको ये वाला पार्ट आसानी से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।